हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। इनऑर्गेनिक का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ मैंने समराइज किया है, इससे बाहर क्या ही आएगा, कुछ छोटा है तो वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। देखो जरा सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझ लेना सब लोग। कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। मैंने क्या बोला, जो एटम होना चाहिए आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट जैसे लिक्विड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सॉलिड में है नहीं निकलेगा। अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? गैस में रहेगा तभी हमारा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट के इलेक्ट्रॉन, मतलब आसान भाषा में बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सॉलिड लिक्विड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मामले में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर तो नहीं निकल सकता। तो ये पहले बात ध्यान रखो कि एटम हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब जैसे उथल पुथल एकदम गैस में, जैसे फ्री स्टेट होते हैं ना, कहते हैं कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं एकदम फ्री स्टेट में इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो उसी तरीके से आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, पहला कंडीशन है। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बोलेंगे। और जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, देखो क्या होता है, ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहां पर तुमने इसको एनर्जी दिया और एनर्जी देने के बाद पहली बार यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पर एक केटायन जनरेट होगा, और जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको IE1 फर्स्ट लिखते हैं। IE1 फर्स्ट लिखने का मतलब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब यही प्रोसेस तुम रिपीट करते हो, इसमें से दूसरी बार यहां पे निकालने के लिए, तो यहां पर ये डबल पॉजिटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, इसको बोलोगे IE2। यही प्रोसेस जब तुम तीसरी बार रिपीट करोगे तो यहां पे इस बार यहां पे ये गैस में एनर्जी प्रोवाइड कर दो और यहां पे चला जाएगा 3 पॉजिटिव, गैस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसको IE3 बोलेंगे। अब IE3 मतलब तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना स्मॉल साइज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इनमें भी अगर IE1 IE2 IE3 में अगर ऑर्डर लगाए तो सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है IE3 का, इससे कम होता है IE2 का, और सबसे कम होगा IE1 का। समझ गए? ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा कम कम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर समझाऊं जनरली, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलोगे, अब लेफ्ट से राइट चलना है मतलब इन पीरियड में चलना है। जब तुम पीरियड में चलोगे तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं, तो वहां पर साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इस केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन तुम जब यही केस ग्रुप में लगाते हो, टॉप टू बॉटम लगाते हो, तो यहां पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, तो यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो साइज बढ़ा तो थोड़ा सा एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। तो इस केस में तुम्हारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे हमारे बोरान फैमिली के एलिमेंट होते हैं, जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब इसमें तुम देखोगे तो एल्यूमिनियम से जब गैलियम में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा डी ऑर्बिटल में भरा जाता है। डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, उसका शील्डिंग पुअर होता है, तो पुअर शील्डिंग होने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है। तो इसमें गैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाता है, जबकि नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम से बड़ा साइज गैलियम का होना चाहिए था। तो गैलियम का साइज अगर बढ़ा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, तो गैलियम का साइज अगर बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से स्मॉल हो गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन इसमें डी में भरा जाने लगा, और डी में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब भाई साहब ये होगा कि इसका शील्डिंग पुअर होता है साइज बड़ा होने के कारण। अब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, तो जब लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज्यादा हो गया एल्यूमिनियम से,
तो यहाँ पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। तो कुछ कुछ जगह पे ये प्रोसेस नहीं चल पाता है। अब जैसे देखो, अगर हम बोरान से, जैसे हमारा क्या होता है, पहले हमारा बेरिलियम आता है, फिर ना उसके बाद बोरान आएगा, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरान का 5 होता है। तो लेकिन अगर तुम देखोगे तो बेरिलियम में क्या होता है, 2s2 होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, जबकि बोरान में 2p1 होता है। देखो भाई 1s2 2s2 2p1, तो मतलब 2p1 मतलब समझ रहे हो, हाफ फील्ड, मतलब ये क्या है, ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो ये अब स्टेबल हो गया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेरिलियम का ज्यादा हो गया। तो इसलिए चीजों को तुम ध्यान में रखते चलो। अब जैसे देखो, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, अगर इनमें कंपेयर करने के लिए आ जाए तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का होगा, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्यूमिनियम, सबसे बेकार हो जाएगा सोडियम का। क्यों? अगर इसको इस तरीके से समझें, जैसे एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका क्या है 13 है, यहाँ पे 12 है, सिलिकॉन है। देखो होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें साइज की बात करें, साइज की बात करें, तो यहाँ पर देखो ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। अब कुछ कुछ चीजों में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले क्या है, सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, इसके बाद क्या आता है, फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर आर्गन आता है। ये जगह है, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इसके बाद यहाँ से फिर से पोटेशियम स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट होता है। मतलब ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। और एक ही पीरियड के एलिमेंट होने का मतलब, जब तुम लेफ्ट टू राइट चलोगे ना सीधा, तो तुम्हारा साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन हो गया। अब सिलिकॉन से ज्यादा देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, जैसे तुम बेरिलियम बोरान में देख रहे थे, इसीलिए मैग्नीशियम में देखोगे तो यहाँ पे NS2 होगा, लेकिन एल्यूमिनियम में क्या होगा, NS2 NP1 हो जाता है। मतलब P में एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम में कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मिल जाता है, इसलिए मैग्नीशियम का ज्यादा हो गया। अब फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा और लास्ट में सोडियम आ जाएगा। देखो सोडियम से स्मॉलर साइज हो जाएगा एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे साइज के बेसिस पे आंसर कर देंगे। तो मतलब एक एक साथ कितने सारे फैक्टर लग रहे हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में साइज फैक्टर नहीं लगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग गया, और बाकी इन जगहों पे साइज फैक्टर लग गया। तो इसको ध्यान में रख करके चलना है, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे जब लेफ्ट टू राइट चले तो यहाँ पर तुम्हारा पहले एल्यूमिनियम आना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वही मतलब मैंने ये जनरल लिखा था 3p1 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया p में, मतलब ये स्टेबल नहीं है। लेकिन तुम मैग्नीशियम में देखोगे तो NS2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड स्टेबल है, जैसे बेरिलियम और बोरान वाले में कंपेयर किया हम लोगों ने। तो इसलिए तुम्हारा मैग्नीशियम पहले आ गया, एल्यूमिनियम बाद में आएगा। बात समझ में आया? आगे देखो, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है नोबल गैस का होता है। नोबल गैस में भी सबसे ज्यादा हीलियम का होता है। तो हीलियम को तुमको टॉप पर रखना है, एकदम टॉप पे लेके चलना है। अगर कोई पूछे आज के बाद कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस एलिमेंट का होता है, तो उसका नाम है हीलियम। हीलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होता है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, वो दोनों केस में सबसे आगे रहेगा। नोबल गैस का इसलिए ज्यादा होता है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फुली फिल्ड होता है, हालांकि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है। क्यों? यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, मतलब फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद अगर चले, जैसे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनान है, रेडॉन है, तो उनके केस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब भाई साहब जबरदस्त स्टेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हीलियम टॉप पे आएगा। अब देखो नियॉन है, नोबल गैस है, फुली फिल्ड है। नियॉन में क्या होता है, NS2 NP6 होता है, मतलब देखो P में भी 6 इलेक्ट्रॉन, S में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नियम के अनुसार नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो देखो 2p3 जो होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, क्योंकि देखो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। लेकिन जब तुम फ्लोरीन में जाओगे तो यहाँ पर 2p4 नहीं रहेगा, फ्लोरीन में 2p4 नहीं रहेगा, फ्लोरीन में जो होगा यहाँ पे 2p5 रहेगा। अब 2p5 मतलब समझ लो स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। क्यों?
फ्लोरीन का साइज इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर नहीं करेंगे, यहाँ पे साइज के बेसिस पे आंसर करेंगे। नाइट्रोजन से भी स्मॉलर साइज होता है फ्लोरीन का। एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं, पहले कौन आता है, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट चल दिए, तो फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया, तो इस बात को ध्यान रखना, इसलिए फ्लोरीन आगे आ गया, नाइट्रोजन बाद में आएगा। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का साइज इस्तेमाल है नाइट्रोजन से, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर करते हैं। ऑक्सीजन में 2p4 होता है और जबकि नाइट्रोजन में 2p3 होता है, तो 2p3 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन पहले आ जाएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा, उसके बाद कार्बन है, अब बेरिलियम बोरान का मैंने बता दिया, लिथियम सबसे लास्ट में आएगा। ये ऑर्डर बन जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, सेकंड वाले में भी जो नोबल गैस है सबसे आगे रहेगा, और फिर लिथियम फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ऐसा क्यों, अब देखो समझाता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 1s2 2s1 ना, 3 होता है ना। तो अब जब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो मतलब Li+ में रहेगा, तो मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2, एक तो केवल एक ही सेल है, देखो सिंगल सेल है, एक सेल है, और वो भी ऊपर से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में है, तो इसलिए स्मॉलर साइज और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दोनों डोमिनेट कर गया। साइज तो छोटा है ही, इन सब से ज्यादा साइज छोटा हो गया, लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया, मतलब यहाँ पे बम्पर धमाका मिल गया इसको, इसलिए ये आगे आ गया। फिर बाकी तो नियॉन है। फिर अब देखो ऑक्सीजन दूसरी बार में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ऑक्सीजन आगे आएगा, क्यों, सेकंड वाले में नाइट्रोजन में जैसे 2p3 था, तो अब यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 2p4 था तो 2p3 हो गया, तो अब ऑक्सीजन का स्टेबल हो गया 2p3, तो इसलिए ऑक्सीजन आगे आ गया। अब यहाँ पे फ्लोरीन नाइट्रोजन से दोनों केस में आगे रहेगा क्योंकि बहुत स्मॉलर साइज है। फिर यहाँ पे ये तुम्हारा बोरान, ये कार्बन, ये बेरिलियम। बात समझ में आई? तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है, अगर तुम इतना ध्यान दे लोगे तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। देखो मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और यहाँ से आने के चांस बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।